हाँ जी दोस्तों, तो चलिए फाइनली टाइम आ गया जिसमें हम इकोनॉमिक्स के अंदर लॉ पढ़ेंगे। क्या कह रहे हो सर? सर हम यहाँ लॉ पढ़ेंगे और ये सब्जेक्ट है हमारी इकोनॉमिक्स का। ऐसा कैसे हो गया सर? तो ये लॉ का मतलब ये लॉ उस लॉ से नहीं है जो कि हमारे एक्ट की फॉर्म में होते हैं, जो आपने अपने लॉ के सब्जेक्ट में पढ़ा है। दिस इज नॉट रिगार्डिंग दैट टाइप ऑफ लॉ। ये लॉ का मतलब है एक प्रकार से रूल, एक प्रकार से क्या है, ये रूल है। तो इसको उस लॉ से आपको कनेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। दिस इज अ काइंड ऑफ रूल जो कि आपको बताते हैं कौन? मार्शल भाई साहब ने बताया हुआ है। इन्होंने एक लॉ दिया है विच इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा सर, ये वही है जिसका हमने बेसिक स्टार्टिंग में लिया था जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट किया था कि सर जी किसी भी यूनिट को परचेज करने की जो आपकी एडिशनल यूटिलिटी होती है वो हमेशा घटती रहती है। बट नेचुरल, बहुत ही ज्यादा नेचुरल सी बात है कि कभी भी कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए, जब वो एक आइटम चाहिए तो आपको उसकी पाने की चाहत जितनी होगी अच्छी होगी। लेट्स से अगर मैं उसको यूटिल्स में काउंट करूं तो किसी एक यूनिट को पाने की चाहत है आपकी 500 यूटिल्स, ठीक है ना। जब आपको एक मिल जाएगा, आपको कहा जाएगा कि दूसरा लेना है, तो आपकी चाहत इसकी इससे थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, 450 पे आ जाएगी। अगली की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये और कम हो जाएगी, इसको और नीचे आएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा, कैसा नहीं होगा? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक यूनिट खरीदना था, 500 आपकी रिक्वायरमेंट थी, उसकी यूटिल्स थी, और आपने एक खरीदने के बाद दूसरे के टाइम पे जब दूसरा खरीदना है तो आपका ये बढ़ के आपका लेट से 600 हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होता है। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है। सर किस सिचुएशन में होता है? जब आपने उसकी पहले ही रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं की। मतलब क्या हुआ कि लेट से कि किसी को एक पानी की बोतल चाहिए थी, एक पानी की किसी को बोतल की रिक्वायरमेंट थी, उसको क्योंकि प्यास लगी हुई थी। आपने कहा कि ना ना तेरे को एक पानी की बोतल नहीं देंगे, तेरे को हम एक पानी की बोतल नहीं देंगे, क्योंकि एक पानी की बोतल जब तू पी लेगा तो ऑब्वियस सी बात है तो दूसरी खरीदने के टाइम पे नखरे करेगा, तो बोलेगा मेरी मार्जिन यूटिलिटी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि मेरी प्यास काफी हद तक बुझ चुकी है। तो हम तेरे को क्या करेंगे, हम चम्मच में देंगे पानी, एक एक चम्मच भर भर के पानी देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि एक चम्मच जब वो पिएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी प्यास बुझी तो है नहीं ना, उसके अंदर ज्यादा कुछ कमी आएगी, कोई ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो दूसरे चम्मच के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा पे करने को तैयार हो जाएगा, कंपैरेटिवली ज्यादा पे करने को तैयार हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी अगर आप हरकत बनाते हो तो उस केस में आपका ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। बट इन जनरल कहा जा रहा है, साथ ही में कुछ एजम्पशंस दिए गए हैं, उनके साथ ही ये लॉ आपका सही से काम करता है। तो आपको इन जनरल सोचना है, इसलिए इस टाइप के इलस्ट्रेशन को यहां पे लेके नहीं घुसना, ठीक है। अब इन जनरल अगर मैं बात करूं कि लेट से आपको चॉकलेट खाना था, तो चॉकलेट की आपकी पहले की रिक्वायरमेंट थी लेट से 500, तो दूसरे की जब आप एक चॉकलेट खा चुके हो, 500 रुपए खर्च कर चुके हो, या 500 की आपकी मार्जिन यूटिलिटी थी, ऑल्दो आपको वो मिल गया था 480 रुपए का, तो आपने कहा चलो जी बढ़िया, मजा आ गया, मैं तो 500 खर्च करने को तैयार था, इतनी मेरी तलब थी इस चॉकलेट के लिए, 480 मिल गया, 20 रुपए की मेरी कंज्यूमर सरप्लस हो गया, ठीक है सर। जब दूसरा खरीदने की बारी आएगी तो आप बोलोगे ना ना ना, पहला मैंने खा लिया, मेरा काफी हद तक मन भी भर गया, अब अगर 450 तक का मिल जाता तो मैं ले लूंगा, उसके ऊपर मैं नहीं पे करूंगा। मार्केट मिल रहा है 480 का, तो आप उसको नहीं परचेज करोगे, ठीक है। तो इसके केस में फिर सेलर को सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे प्राइस कम करने की आवश्यकता है। बट हम इस पे नहीं जा रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, हमें इस पे जाना है कि ये एक पक्का लॉ है कि भाई साहब एक बार एक कंजम्पशन एक यूनिट की होने के बाद नेक्स्ट यूनिट के टाइम पे जो भी उसकी एडिशनल यूटिलिटी है, मतलब जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है, वो आपका फॉल करता ही करता है। इस चीज को अपने को इस कॉन्सेप्ट के अंदर समझना है, विच इज अ बट नेचुरल बट ऑब्वियस सी बात है। चलिए सर, क्या कह रहा है? कह रहा है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉज अंडर द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। The law of diminishing marginal utility is based on an important fact that while total wants of a person are virtually unlimited, total wants तो obviously बात हमने कहा unlimited है, कभी खत्म नहीं होती। Each single want is satiable, मतलब कि हर एक want को पूरा किया जा सकता है, सेटिस्फाई किया जा सकता है। Each want is capable of being satisfied, ठीक है सर, ये तो भी हमने देख लिया कि भाई साहब want जो है वो अनलिमिटेड है और सभी want को पूरा किया जा सकता है। Since each want is satiable, consumer consumes more and more, तो कंज्यूमर क्या करता है? more and more units of goods and the intensity of his want for goods goes on decreasing, और जैसे ही वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करता है, जो उसकी इंटेंसिटी थी, इंटेंसिटी का मतलब क्या था? अर्जेंसी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? अर्जेंसी। जितना अर्जेंट था उसको पहले पानी की बोतल, दूसरी वाले के लिए अर्जेंसी कम हो जाएगी उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। हो सकता है 1 घंटे के बाद वो फिर से बढ़ जाए, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी जो इंटेंसिटी है वांट की, वो कहीं ना कहीं घटने लगेगी। एंड अ पॉइंट रीच्ड वेयर द कंज्यूमर नो लॉन्गर वांट इट, मतलब कि एक सिचुएशन ऐसा भी आएगा जहां पे वो कहेगा ना 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 ना, बहुत पानी पी लिया भाई साहब, स्टॉक भी बहुत सारा जमा कर लिया, अब अपने को खरीदना ही नहीं, अब मेरे को चाहिए ही नहीं है। तो ये पॉइंट भी एक ऐसा आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है। Thus, the greater the amount of good a consumer has,
द लेस एन एडिशनल यूनिट इज वर्थ टू हिम और हर। मतलब कि भाई साहब किसी कंज्यूमर के पास अगर कोई भी गुड्स है वो बहुत है, सफिशिएंट है, काफी ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है जो एडिशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट है या एडिशनल यूनिट की जो वर्थ है, जो कीमत है उसके लिए, वो बिल्कुल कम हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि आपने भाई साहब पानी खरीद के टैंकर भर लिया पूरा का पूरा। अब आपको कहता है कि भाई साहब एक बोतल और लोगे, आप बोलोगे भाई साहब 20 की थी ना, अब अगर तुम मुझको 1 रुपए की दोगे तो मैं ले लूंगा, अदरवाइज मुझे नहीं चाहिए, आगे बढ़ जाओ। मतलब क्या हुआ कि एडिशनल यूनिट की जो वर्थ है, वो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए जो है वो बहुत कम हो चुकी है। या ऐसा भी सिचुएशन आ जाएगा जब आप बोलोगे ना चाहिए नहीं, फ्री में देगा तब भी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि रखने के लिए भी खर्चा लगेगा, रखने की जगह नहीं है मेरे पास। तो ऐसी सिचुएशन भी आपकी अराइज हो सकती है। ऐसा सिर्फ आपके लिए हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पास ग्रेटर अमाउंट ऑफ गुड्स है। हो सकता है उसी टाइम में कोई और व्यक्ति होगा, उसके पास इतनी मतलब फैसिलिटी नहीं होगी, इतना उसके पास स्टोरेज नहीं होगा, इतना उसके पास पहले से ही नहीं होगा, तो उस केस में उसके लिए इसकी वर्थ जो है वो कम नहीं हुई, वो अभी भी पूरे पैसे देने को तैयार है, इवन तो ज्यादा देने को भी तैयार होगा। दिस अगेन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मार्शल, हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, स्टेटेड द लॉ एज फॉलो। इन्होंने क्या बताया लॉ के बारे में? देखो ये लैंग्वेज लिखी है, ये लैंग्वेज मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आप अपने दिमाग में सेट कर लेना, ये इस तरीके से इसमें तोड़ मोड़ के आपसे पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है? द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग diminishes with every increase in the stock that he already has। मतलब जो भी उसके पास है, जैसे जैसे उसका स्टॉक बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे उसका स्टॉक बढ़ने लगेगा, जो उसकी एडिशनल बेनिफिट होगी, जो भी उसको उससे मिल रहा था, वो घटने लगेगा। ऑब्वियस सी बात है। एडिशनल बेनिफिट का मतलब है सेटिस्फेक्शन, कि जो भी उसको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, जैसे जैसे उसका स्टॉक बढ़ता जाएगा। एक इसको सिंपली आप कह सकते हो कि भाई साहब पैसे की अहमियत उसे होती है जिसके पास पैसा नहीं होता। ऐसा होता है क्या? नहीं, जिसका पैसा होता है अहमियत उसे भी होती है, बट एक जनरली अगर आप एक्सप्लेन करो कि जिसके पास बहुत पैसा होगा उसके 2-4 10 रुपए खो जाते हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके पास 10 ही रुपए थे उसके 10 रुपए खो जाते हैं तो बेचारा रोने लगेगा। ठीक है ना? तो वही चीज कह रहा है कि भाई साहब जैसे जैसे आपका स्टॉक बढ़ने लग रहा है, आपको जो बेनिफिट है, आपकी जो सेटिस्फेक्शन है, जो भी एडिशनल मिलती थी, वो आपकी कम होने लगेगी। किसी इंसान को 20,000 रुपए की सैलरी मिलती है, वो भाई साहब बहुत ज्यादा खुश रहता है, वो कहता है 20,000 रुपए की सैलरी है, बहुत ज्यादा है। लेकिन किसी इंसान को 2 करोड़ की सैलरी मिलती है, वो कहता है 20,000 की सैलरी, अब क्या है ये? या 20,000 की सैलरी अगर कोई इसके बढ़ा रहा होगा तो बोलेगा अरे बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो, और बढ़ाना तो अच्छे से बढ़ाओ, 20,000 रुपए से क्या होगा? तो कहने का मतलब क्या है? एडिशनल बेनिफिट मतलब एडिशनल जो रिक्वायरमेंट थी उसकी, वो कम होने लगी। क्यों? क्योंकि उसका जो स्टॉक है, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी मनी की या किसी और प्रोडक्ट की, किसी और कमोडिटी की, वो बढ़ते बढ़ते एक लिमिट पे आ गई है और काफी ज्यादा उसके पास स्टॉक हो चुका है। In other words, a consumer increases the consumption of any one commodity, keeping constant the consumption of all other commodities. The marginal utility of the variable commodity must eventually decline. मतलब जो भी additional commodity की marginal utility होगी, वो आपकी क्या होगी? गिरने लगेगी। This law describes a very fundamental tendency of human nature. Again वही कह रहा है कि ये ह्यूमन नेचर की बहुत फंडामेंटल टेंडेंसी है। In simple words, it say that a consumer takes more units of a good, the extra satisfaction that he derives from an extra unit of a goods goes on falling। जैसे जैसे वो ज्यादा यूनिट खरीदता जाएगा, तो जो भी उसकी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलता था, वो उसका धीरे धीरे घटने लगेगा। मतलब एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन का ही मतलब है आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो धीरे धीरे गिरने लगेगी। इट इज टू बी नोटेड दैट it is the marginal utility and not the total utility which declines with the increase in the consumption of goods। ध्यान देना, बहुत अच्छी बात कह गया कि भाई साहब जो गिरेगा वो क्या है? वो है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी तो बढ़ ही रहा है। मतलब क्या हुआ कि लेट से पहले में 30 था, एग्जांपल है आपका, पहले में 30 था तो मार्जिनल यूटिलिटी 30 मिला, अगले में ये 50 हुआ तो ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घट के हो गया 20 पे। लेकिन ये घटा, एमयू घटा है, टीयू नहीं घटा। टीयू तो अभी भी बढ़ रहा है। अब ये 65 हुआ तो ये फिर से घट के 15 पे आया, लेकिन क्या टीयू घटा? टीयू तो फिर भी बढ़ रहा है। मतलब टीयू में कुछ ना कुछ तो इजाफा हो ही रहा है ना। लेकिन एक लेवल ऐसा आ गया, देखो एक लेवल ऐसा आ गया जब इसका एमयू ने बढ़ना बंद कर दिया। मतलब कि यहां पे टीयू ना बढ़ा ना घटा, वो एज इट इज रह गया। और एक लेवल ऐसा आया जहां पे ये कह रहा है कि भाई साहब तुम ये कमोडिटी बेच रहे हो ना, ऐसा करो मुझसे 4 रुपए ले जाओ, मत बेचो, ये सामान मैं नहीं लूंगा और इस चीज के मैं तुम्हें 4 रुपए देने को तैयार हूं। ऐसी सिचुएशन आ गई। मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी सेटिस्फेक्शन है, वो नेगेटिव में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है।
तो उस सिचुएशन में आपका टीयू जो होगा वो आपका फॉल करना शुरू करेगा। बट इन जनरल जब तक ये 0 पे नहीं आता तब तक आपका टीयू फॉल नहीं करता है, आपका सिर्फ और सिर्फ एमयू फॉल करता है। अब ये एग्जांपल दिया गया है चॉकलेट बार का, आपने एक कंज्यूम करना था, आपकी टोटल यूटिलिटी 30 रुपीज थी, तो आपकी एमयू भी 30 थी। यहाँ पे दूसरे के सिचुएशन में आपकी एमयू हुई 20, मतलब आप कह रहे हो कि दूसरे वाले को कंज्यूम करने के लिए मैं आपसे 20 रुपए खर्च करने को तैयार हूं, या फिर 20 यूटिल्स में आप उसको मेजर कर रहे हो। आप कह रहे हो कि 20 यूटिल्स मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? 30 पहले की थी, 20 अगले की हुई, कुल मिला के 50, अगले की 15, अगले की 10, अगले की 2। एक सिचुएशन ऐसा आएगा आप कह रहे हो जी भाई साहब फ्री में भी चॉकलेट दोगे तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो यहां पे कितनी हो रखी है? 0 हो रखी है। एंड एट लास्ट वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में चला जाएगा। इसी इलस्ट्रेशन को आपको समझाया गया है और इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स निकाले गए हैं जो कि आपको याद करना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन ठीक है ना, ये तो रिलेशनशिप को आप समझोगे वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा, लेकिन उससे जो आपकी डिराइव हो रही है कुछ रिलेशनशिप्स वो आपको अंडरस्टैंड करना है और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर का पार्ट बनते हैं। लेट अस इलस्ट्रेट द लॉ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कंसीडर टेबल 6 in which we have presented the total utility, marginal utility derived from a person from a chocolate bar consumed। जब एक चॉकलेट था तो टोटल यूटिलिटी जो थी वो कितनी थी? 30 यूटिल्स, मतलब यूनिट ऑफ यूटिलिटी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो थी वो कितनी थी? वो भी 30 थी। जब कंजम्पशन हुआ सेकंड चॉकलेट का तो टोटल यूटिलिटी जो है वो तो राइज होके 50 पे पहुंच गई, बढ़ी, ये तो बढ़ी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फॉल होके कितने पे आ गया? 20 पे आ गया, मतलब 30 से घट के 20 पे आ गया। वी सी दैट टिल द कंजम्पशन ऑफ चॉकलेट बार इंक्रीज टू 9, जब तक वो 9 तक पहुंचा, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द एडिशनल चॉकलेट बार गोज ऑन डिमिनिशिंग, मतलब जब तक वो 9 तक पहुंचा तब तक वो घटते जा रहा था। दैट इज द टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एट द डिमिनिशिंग रेट, मतलब टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा है, टोटल यूटिलिटी का जो आपका ग्राफ है ये बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या हुआ कि पहले 30 था, फिर बढ़ के 50 हुआ, मतलब बढ़ा तो लेकिन रेट क्या था? 20 हो गया। अगली बार बढ़ के ये 65 हुआ, मतलब बढ़ा तो लेकिन रेट क्या था? 15 हुआ, मतलब जो बढ़ने का रेट है वो घट रहा है। ऑल्दो टीयू जो है, टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ रहा है लेकिन घटते हुए दर से बढ़ रहा है। द 10th चॉकलेट बार्स एड नो यूटिलिटी, मतलब 10वें वाले से कोई यूटिलिटी नहीं आई हमारी, एंड देयरफॉर द टोटल यूटिलिटी रिमेन्स द सेम। उस सिचुएशन में आपका वो 98 का 98 रहा। हाउएवर व्हेन द चॉकलेट बार कंज्यूम इंक्रीज टू 11 इंस्टेड ऑफ गिवन पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जब 11 पे आए तो पॉजिटिव के बदले क्या हुआ? 11th वाले ने आपको नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी दिया और जिसके वजह से आपका टोटल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव में आ गया। दिस इज व्हाट इट मे कॉज हिम डिस्कंफर्ट। डिस्कंफर्ट का मतलब क्या है कि वो 11th चॉकलेट से आपके उल्टा पैसे खर्च हो गए, आपको वो चॉकलेट के बदले 4 रुपए एक्स्ट्रा और खर्च करने पड़ेंगे। लेट से आपकी बीमार हो गए या आप कह रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए, वो कह रहा लेना पड़ेगा, आपको उस चक्कर में नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उससे लेने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था या कुछ भी इस टाइप की चीज। तो मुद्दा क्या है कि आप डिसकंफर्टेबल सिचुएशन में आ गए हो। क्यों? क्योंकि आपका एमयू जो है वो नेगेटिव में चला गया। भाई साहब ये तो पाप हो गया। एमयू 0 तक भी आया तो चलता है, लेकिन एमयू नेगेटिव में चला गया तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। नाउ इस सिचुएशन से क्या डिराइव हुआ, क्या रिलेशनशिप निकली है, तो वो कुछ बताई गई है। कह रहा है फ्रॉम टेबल नंबर 6 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। टीयू और एमयू के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ बात की जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि टोटल यूटिलिटी rises as long as mu is positive। ऑब्वियस बात है, जब तक mu पॉजिटिव रहा तब तक tu जो था वो बढ़ रहा था, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट बिकॉज mu is diminishing। बढ़ तो रहा था लेकिन किस रेट से बढ़ रहा था? डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा था। और जब तक mu पॉजिटिव रहा, एक बार mu नेगेटिव हो गया था तो tu उल्टा घटने लग गया था। नाउ mu यूटिलिटी डिमिनिशिंग थ्रू आउट, मतलब mu जो है वो आपका हमेशा घट ही रहा था, कभी ऐसा नहीं होगा कि mu बढ़ेगा। ये डिराइव किया जा रहा है कि ऑब्वियस सी बात है कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब आपने एडिशनल यूटिलिटी ली, एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया तो आपका एमयू बढ़ा, ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा एमयू जो है वो घटा ही है। व्हेन एमयू इज 0 टीयू इज मैक्सिमम। ऑब्वियस सी बात है जब एमयू 0 पर था तो टीयू मैक्सिमम पर था। क्यों? क्योंकि अगले एमयू के ऊपर, मतलब अगले यूनिट के ऊपर टीयू ने घटना शुरू कर दिया। तो आप कह सकते हो कि जब एमयू आपका 0 पे होता है तो टीयू कहां पहुंच जाता है? आपके मैक्सिमम पे चला जाता है। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट, मतलब कि इंतहा हो गई, अंत हो गया बिल्कुल। अब इसके आगे नहीं कंजम्पशन करना ही नहीं, करोगे तो नुकसान है अपना, डिस्कंफर्टेबल सिचुएशन में आप आ जाओगे बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी आपकी अब 0 हो चुकी है। नाउ व्हेन एमयू इज नेगेटिव टीयू क्या हो गया? घटना शुरू हो गया। जैसे ही एमयू आपका नेगेटिव हो जाएगा टीयू ने क्या कर दिया? वहां पे घटना शुरू कर दिया, नेगेटिव होने लग गया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? एमयू इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टीयू और द स्लोप ऑफ टीयू। ये चीज हमने पीछे देख लिया था कि एमयू ही तो बेसिकली रेट है ना, जो हम कह रहे हैं कि टीयू बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या है? एमयू।
mu तो डिमिनिशिंग रेट दे रहा है ना जिसके कि हमारा टीयू बढ़ रहा है, तो इसी को हम कह सकते हैं कि ये स्लोप है किसका, टीयू का। और mu कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ये और कंक्लूड करके निकला यहां से कि भाई साहब mu जो है वो बेचारा पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो पे भी आ सकता है और नेगेटिव में भी जा सकता है। तो टीयू जो है वो ऐसा नहीं होगा, टीयू नेगेटिव में नहीं जाएगा, टीयू नेगेटिव में आपका नहीं जाएगा, टीयू आपका डिमिनिश करना शुरू हो सकता है, मतलब वो घटना शुरू हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन mu भाई साहब ऐसे हैं जो कि प्लस में भी हो सकते हैं, जीरो में भी हो सकते हैं और माइनस में भी जा सकते हैं। इसी चीज को ग्राफ में प्लॉट किया गया और ध्यान देना ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ mu को प्लॉट किया गया। आप चाहो तो यहां पे tu का कर्व भी प्लॉट कर सकते हो, जो कि आपका एक तरीके से बढ़ेगा, एक तरीके से आपका बढ़ेगा और एक लेवल पे जाके ये ऐसे करके घटने लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको प्लॉट कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे प्लॉट नहीं किया गया है तो हम उसको नहीं लेके चल रहे, बट आप इसकी प्लॉटिंग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल सा दिखाया गया, ये आपका इंडेक्स ऑफ यूटिलिटी है, ये आपका क्वांटिटी है। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है आपका जो ये यूटिलिटी है मतलब mu का जो स्लोप है ये घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटते 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 ये जीरो पे आया और जीरो के बाद ये फिर उसके बाद नेगेटिव में भी जाने लगा। जब 11th पे आ गए, 10th पे तो ये जीरो पे आ गया था, 11th पे ये हमारा नेगेटिव में चला गया -4 के ऊपर। तो इस तरीके से इसका स्लोप ड्रॉ होगा, नथिंग बिग डील, बहुत सिंपल सा स्लोप है। आप आराम से इसको समझ सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो। टीयू मैंने बता दिया, आप टीयू चाहो तो इसके अंदर वही बना सकते हो, पहले वो इंक्रीज होगा और फिर एट द एंड वो सैचुरेशन पॉइंट पे आएगा जब 9th नंबर पे होंगे और उसके बाद वो घटने लगेगा, सॉरी 10th नंबर पे सैचुरेशन पॉइंट पे आएगा और उसके बाद वो फॉल करने लगेगा ना। आगे कुछ और इसकी इंटरप्रिटेशन दी गई है, वो और पढ़ लेते हैं फटाफट से। एज विल बी सीन फ्रॉम द फिगर द mu कर्व गोज ऑन डिक्लाइनिंग थ्रू आउट। पीछे भी तो बताया भाई साहब, क्यों बार बार एक ही चीज को लिख रहे हो कि mu जो होगा वो आपका लगातार पूरे जितने भी हमने रिलेशनशिप समझी हर टाइम पे वो बेचारा गिर ही रहा था, उसका कर्व घटता ही जा रहा था। द डिमिनिशिंग mu कर्व्स अप्लाई टू ऑलमोस्ट ऑल कमोडिटीज। वही चीज कहा जा रहा है कि भाई साहब mu घटेगा, ये हर कमोडिटी के ऊपर अप्लाई होता है। अ फ्यू एक्सेप्शन हाउएवर हैज बीन पॉइंटेड आउट बाय सम इकोनॉमिक्स, लेकिन कुछ इकोनॉमिक्स में कहा कि नहीं नहीं नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अगले यूनिट पे बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ आइटम्स के साथ ऐसा होता है। अकॉर्डिंग टू देम द लॉ डज नॉट अप्लाई टू मनी, म्यूजिक, हॉबीज। मतलब कि किसी को आज कुछ पैसे मिल रहे थे, अगली बार उसकी चाहत घटेगी या बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। ऐसी म्यूजिक है, आज को 1 घंटे गाना सुनता है तो हो सकता है अगली बार वो 2 घंटे सुनने लगे, ना कि इस रूल के हिसाब से वो अगली बार आधा घंटा सुनेगा। ऐसी कोई और हॉबीज वगैरह हैं तो वहां पे ये रूल आपका अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो जब आप एक बार करते हो आपका मन लग जाता है तो आगे से आपकी उसकी यूटिलिटी जो होती है, मतलब जो आपकी वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है वो बढ़ने लगती है उससे, बल्कि घटती नहीं है। While this may be true in initial stages, beyond a certain limit, these will also be subjected to diminishing utility। लेकिन अगेन यहां पे भी कहा गया कि ये भी सही है कि भाई इनिशियली ये घटेगा नहीं, लेकिन एक लेवल के बाद म्यूजिक आपने एक हद पे सुन लिया तो एक हद ऐसा आएगा जब आप म्यूजिक सुनना कम करोगे, धीरे धीरे घटेगा। हॉबीज भी आपकी एक लेवल के बाद, एक टाइम के बाद, एक एज के बाद वो घटने लगेगा। तो वही चीज कहा जा रहा है कि इनिशियल स्टेजेस पे बात ठीक है कि एक्सेप्शन का पार्ट है, लेकिन एक लेवल के आने के बाद इसकी भी यूटिलिटी आपकी घटने ही लगेगी। नाउ दिस इज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम फर्स्ट पैराग्राफ। क्या बताया गया कि भाई साहब mu जो है वो आपका घटता रहता है। ये प्रिंसिपल सभी कमोडिटी पे लगता है, कुछ पे नहीं लगता, वो एक्सेप्शन बता दिए गए। बस इस पैराग्राफ में इतनी बातें थी। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ अ कंज्यूमर रीचेज इक्विलिब्रियम। मतलब कि ये लॉ आपको बताता है कि कब इक्विलिब्रियम पे आया जाए, किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ पाता है। इन केस ऑफ अ सिंगल गुड, इट स्टेट दैट एज अ क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स विद द कंज्यूमर इंक्रीजेज, mu of the goods decrease. In other words, mu curves is downward sloping. बार बार वही बात बता रहा है। Now, a consumer will go on buying a goods till the marginal utility of the goods become equal to the market price. ये चीज मैंने आपको पहले समझाई थी कि वो तब तक खरीदेगा, जैसे कि वो 30 रुपए खर्च करने को तैयार था, मार्केट प्राइस 20 था, कर लेगा जी। अब वो 25 करने को तैयार है, मार्केट प्राइस 20 है, अभी भी कर लेगा जी। अब वो 20 करने को तैयार है, मार्केट प्राइस 20 है, अभी भी कर लेगा जी। मतलब ये उसका क्या आ गया, एक तरीके से उसका इक्विलिब्रियम आ गया, जहां पे मार्केट प्राइस जो है और जो उसका यूटिलिटी है, मतलब जो उसका mu है और जो उसका प्राइस है, वो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो दिस इज द स्टॉपिंग सिचुएशन, मतलब कि यहां तक ही वो खरीदेगा। इसके बाद जब उसकी mu 15 हो जाएगी और मार्केट प्राइस 20 ही रहेगा तो वो नहीं खरीदेगा, फिर मार्केट प्राइस को घटाना पड़ेगा। सेलर को दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो कैसे खरीदे एडिशनल यूनिट को, क्योंकि यहां पे आके उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है, अब वो इसको नहीं खरीदेगा। इन अदर वर्ड्स, द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, विल बी डिराइविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यहां पे उसको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जितना वो पे करना था उतने का ही वो मिल रहा है, उससे ज्यादा वो पे करना चाहता नहीं है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड इज इक्वल टू इट्स प्राइस, हेंस हिज सेटिस्फैक्शन विल बी मैक्सिमम। इस सिचुएशन में जो उसकी सेटिस्फैक्शन होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। व्हाट हैपन व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। भाई सब खेल गया।
कह रहा है कि अगर प्राइस चेंज होने लगे, जैसे कि मैं अभी आपको कह रहा था कि भाई साहब इक्विलिब्रियम पे तो वो आ जा रहा है बेचारा, लेकिन उसके बाद ये प्राइस ही चेंज कर दे रहे हैं। मतलब क्या है सर कि 30 पे था, वो कह रहा है 20 का बेचेंगे। आपका एमयू 25 पे आया, वो कह रहा है 20 का बेचेंगे। आपका एमयू 20 पे आया, वो कह रहा है 20 का बेचेंगे। अब आप कह रहे हो अब नहीं खरीदूंगा क्योंकि मेरा एमयू 18 हो गया, वो कह रहा है चलो जी 18 का बेचेंगे। आप कह रहे हो जी मेरा एमयू 15 हो गया, वो कह रहा है चलो जी 15 का बेचेंगे। मतलब क्या है कि वो प्राइस के अंदर चेंजेस लेके आ रहा है, प्राइस के अंदर चेंजेस लेके आ रहा है। अब चेंजेस आपके इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एमयू 30 था, वो 20 का बेच रहा था, आपका एमयू 25 हुआ, वो कह रहा है मैं 22 का बेचूंगा। तो आप कहोगे चलो यार मैं अभी भी खरीद लूंगा क्योंकि मेरा एमयू तो 25 है, मैं अभी 25 देने को तैयार हूं, तुम 22 का दे रहे हो, चल जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपका एमयू 20 होगा, वो कहेगा ना ना हम घटा नहीं रहे, हम तो 25 का बेचेंगे, लेना है लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा भी किया जाता है सेलर के द्वारा। कब? जब वो चाहती है कि भाई साहब सेलेक्टेड लोग ही परचेज करें, या फिर वो ज्यादा मतलब कम बायर्स को हिट करना चाहती है और ज्यादा मार्जिन लेना चाहती है, मतलब ज्यादा अमाउंट क्रिएट करना चाहती है, ज्यादा मार्जिन में बेचना चाहती है, या फिर उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है प्रोडक्ट की, एज द केस में भी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, बट ऐसा भी किया जाता है। चलिए सर, तो कह रहा है जब प्राइस चेंज होगा तो क्या होगा? द इक्वालिटी बिटवीन द एमयू एंड द प्राइस इज डिस्टर्ब। तो एमयू और प्राइस के बीच में जो इक्वालिटी आ रही थी उसके अंदर छेड़खानी हो जाएगी, डिस्टर्बेंस आएगी। व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स फॉल्स द कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ द गुड्स सो एज टू रिस्टोर द इक्वालिटी बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब कि वो 18 पे आया, उसने प्राइस 18 कर दिया, वो कह रहा चलो जी अब फिर खरीद लूंगा। तो क्या हुआ? जहां वो 3 यूनिट पे रुक जाता, अब उसने चौथा भी खरीदा। तो कहने का मतलब क्या है कि कंज्यूमर will consume more of the goods so as to restore equality. Equality तक पहुंचने के लिए वो और खरीदेगा between the MU and price. The MU from the goods will fall when he consumes more of the goods. ठीक है जी। He will continue consuming more till the MU becomes equal to the new lower price. जब तक वो खरीदेगा जब तक ये new lower price के साथ नहीं आया था, मतलब 18 पे आया और ये 18 के बराबर होगा, ठीक है। अब उसका MU अगर 17 होगा, अगर प्राइस 17 खरीदोगे तब तो खरीदेगा, अदरवाइज वो नहीं खरीदेगा। तो जो नया लोअर प्राइस है मतलब 18, इसके बराबर तक एमयू आ जाएगा, तब तक वो खरीदेगा, उसके बाद खरीदना बंद कर देगा। ऑन दी अदर हैंड व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस, अगर इंक्रीज की बात करें, ही विल बाय लेस सो एज टू इक्वेट एमयू टू द हायर प्राइस। अब वो वहां पे कम खरीदेगा, कब तक खरीदेगा? जब तक वो इक्वेट अगेन नहीं कर सकता किसको? एमयू को उस हायर प्राइस से, मतलब इस एमयू को इस हायर प्राइस के बराबर जब तक वो लेके नहीं आएगा तब तक वो खरीदता रहेगा। We can say that downward sloping demand curve is directly derived from the marginal utility curve. ये आप और अच्छे से एक्सप्लेन में समझ पाओगे जब आप आगे और पढ़ोगे। ये यहां पर कंक्लूड करना चाह रहा है कि भाई साहब जो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना डिमांड कर्व का, ये डायरेक्टली डिराइव होता है कहां से? एमयू कर्व से, क्योंकि एमयू कर्व भी आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है और उसी तरीके से आपका डिमांड कर्व भी काम करता है ना। इन रियलिटी अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन मोर देन वन गुड्स। अब इन रियलिटी क्या होता है, कोई भी कंज्यूमर एक सामान तो खरीदता नहीं ना, वो कई सारे गुड्स पे अपने इनकम को खर्च करता है। इन सम केसेस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज एक्सप्लेन्ड विद द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये नया कॉन्सेप्ट आया विच इज नोन एज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सर क्या मतलब है इसका? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज स्पेंडिंग हिज मनी ऑन गुड्स एंड सर्विस इन सच अ वे द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड is proportionate to its price and the last rupee spent on each commodity yields him equal marginal utility। मतलब कि जो लास्ट रुपी तक उसने खर्च किया उससे उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी, मतलब लास्ट पैसे जो वो खर्च कर रहा है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है वो उसके बिल्कुल बराबर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि वो अलग अलग प्रोडक्ट पे तो खर्च कर रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अलग अलग प्रोडक्ट का जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा, अलग अलग गुड्स का जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए उसके प्राइस के। तो ये आपको फॉर्मूला वहां पे मेंटेन करके चलना है। तो लॉ स्टेट्स दैट द कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम, जब ये कंडीशन आपकी मेट हो जाएगी। अब ये कंडीशन बेसिकली क्या है? तो ये जो आपको बात यहां पे बताई गई, ये बात आपको जो यहां पे बताई गई कि भाई साहब जब एक से ज्यादा गुड्स होगा तो किस तरीके से काम करना है, तो उसमें आपको एक प्रोपोर्शनेट आपको रिलेशन बना के चलना है, किसके बीच में? एमयू के बीच में और प्राइस के बीच में। तो इस चीज को आपको यहां पे फॉर्मूले के रूप में बताया गया कैसे कि एमयू होगा एक्स का, उसको डिवाइड करना है प्राइस ऑफ एक्स, इक्वल टू एमयू होगा वाई को, उसको डिवाइड करना है प्राइस ऑफ वाई। मतलब ये आपका एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है कि इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है जब तक ये दोनों सिमिलर होंगे, जब तक ये मतलब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ज्यादा होगी प्राइस कम होगी, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगेगा तो आपका रिजल्ट जो है वो एडवर्स आने लगेगा, तो आपको वहां पे रुकना पड़ेगा, मतलब तब आपका कंडीशन जो है वो मेट
नहीं होगा। और सेम यही चीज लगेगी y के ऊपर कि मार्जिनल यूटिलिटी जो y की होगी वो हमेशा ज्यादा होगी प्राइस ऑफ y से, तो सही चल रहा है, प्रपोर्शन आपका सही बना हुआ है। लेकिन जब ऐसा हो जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगा और आपका प्राइस बढ़ जाएगा, तो डेनोमिनेटर आपका हाई हो जाएगा। डेनोमिनेटर हाई होगा तो आपको जो रिजल्ट आएंगे वो आपके एडवर्स आने लगेंगे, तो आप कह सकते हो कि आप इक्विलिब्रियम से दूर जा रहे हो या फिर आप गलत आपका रिजल्ट वहां पे डिराइव हो रहा है। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है इस तरीके से कि mu ऑफ x डिवाइड बाय mu ऑफ y इक्वल टू प्राइस ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y। दिस इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल रिलेशन, उसको आगे पीछे कर दिया गया और कुछ खास नहीं है। चलिए सर, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ये हमारी सारी बात हुई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। अब इसकी कुछ बुराई की गई है, इसकी कुछ लिमिटेशंस बताई गई हैं, इसको और कवर करते हैं, फिर जाके हमारा पूरा का पूरा लॉ कवर हो जाएगा। अब इसकी बुराई है, तो बुराई मतलब कैसी होगी कि भाई साहब इसके अजम्पशन बेकार है, फालतू के अजम्पशन लेके बैठे हैं, ऐसे अजम्पशन तो मार्केट में होती नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसी अजम्पशन होती नहीं है, तो वही सारी इसकी कहीं ना कहीं बुराइयां हैं। ठीक है, क्या है देखते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल ओनली अंडर सर्टेन अजम्पशन। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहली बात तो यही इसने कह दी कि भाई साहब ये तो कुछ अजम्पशन है ना, उसी के साथ ही एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा। अगर वो सारे एजम्पशंस फुलफिल होते हैं तभी एप्लीकेबल हो पाएंगे। अब जो वो एजम्पशंस हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो मोटा मोटा कहा जा रहा है कि ये जो लॉ है, ये गंदा लॉ है, छीछी लॉ है, ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता। क्या है, क्या क्या बुराइयां हैं देखो। सबसे पहले कह रहा है होमोजीनियस यूनिट, मतलब कि कह रहा है कि भाई साहब आपको डिफरेंट यूनिट जो परचेज भी करनी है वो सारे के सारे आइडेंटिकल होने चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट। द हैबिट, टेस्ट, टेम्परामेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड ऑल्सो रिमेन अनस्टेड। मतलब कि आप कह रहे हो कि वैसा कंज्यूमर की इनकम नहीं बदलेगी, कंज्यूमर का हैबिट नहीं बदलेगा, कंज्यूमर का टेस्ट नहीं बदलेगा, कंज्यूमर का टेम्परामेंट नहीं बदलेगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, बिल्कुल होमोजीनियस रहेगा। ऐसा नहीं होता। जितने भी प्रोडक्ट खरीदेगा सभी के जो यूनिट्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, जितने भी यूनिट्स वो कंज्यूम करेगा वो सारे एक जैसे होंगे, मिलते जुलते होंगे हर रिस्पेक्ट में, इन ऑल रिस्पेक्ट। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है ना, वो कोई खाने पीने की चीज होगी, कोई पहनने की चीज होगी, कोई चमकाने की चीज होगी, तो यूनिट्स के तो नेचर जो है वो अलग होते हैं, लेकिन आपका ये लॉ कहता है कि वो होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये इसकी एक पहली कमी है, पहली बुराई है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन, मतलब द डिफरेंट यूनिट कंज्यूम शुड कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। If a thirsty man is given a water by successive spoonful, the utility of the second spoonful water may conceivably be greater than the utility of first। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी प्यासे व्यक्ति को अगर एक पानी की बोतल दोगे और उसको चम्मच में दोगे, बोतल नहीं दे रहे हैं, उसको चम्मच में दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पहली चम्मच में जो उसकी यूटिलिटी होगी और जो दूसरी चम्मच में होगी, तो दूसरे वाले की पहली चम्मच से क्या होगी, ज्यादा यूटिलिटी निकल के आएगी। तो ये भी गलत है। आपका जो यूनिट ऑफ कंजम्पशन है वो आपका कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि भाई साहब पानी बॉटल में ही दिया जाएगा और हर व्यक्ति को बॉटल में दिया जाएगा, चाहे वो प्यासा हो, चाहे उसको ज्यादा प्यास लगी हो, चाहे उसको कम प्यास लगी हो, चाहे उसको ना प्यास लगी हो, लेकिन उसकी जो यूनिट होगी वो कैसी होगी, बॉटल में ही होगी। या यूनिट होगी वो कैसी होगी, वो केजी में ही होगी। या यूनिट होगी वो कैसे होगी, वो लीटर में ही होगी। या फिर सभी के लिए होगा तो कैसे होगा, स्पून के लिए ही होगा। मतलब कि स्टैंडर्ड रहना चाहिए, वो सभी के लिए एक जैसा रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए ना। अगला ये भी जबकि इररेलेवेंट है, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इन रियलिटी तो भाई साहब हो सकता है किसी को एक बोतल की जरूरत है, किसी को एक कैन की जरूरत है, किसी को एक ड्रम की जरूरत होगी, किसी को एक टंकी की जरूरत होगी, तो आप उसको नहीं ले सकते हो, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, इस लॉ को उस सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर पाओगे। कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन का मतलब क्या है कि कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए। और इंटरवल बिटवीन द कंजम्पशन मतलब क्या है, किसी को आज प्यास लगी है, आज आपने उसको एक बोतल पानी दिया, तो इसी वक्त उसको दूसरा बोतल भी पानी देना है, इसी वक्त उसको तीसरा बोतल भी पानी देना है। अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसा क्या होगा, अब आप अगर मेजरमेंट करोगे तो आप एक ही टाइम में कर सकते हो, क्योंकि एक बोतल दोगे उसकी कुछ प्यास बुझेगी, फिर आप बोलोगे दूसरा, फिर बोलोगे तीसरा, एक लेवल पे आके वो बोलेगा नहीं अब नहीं पीना। लेकिन अगर आप इसके अंदर टाइम गैप डाल दोगे, टाइम गैप डालने का मतलब क्या होगा, एक बोतल दिया आपने, फिर आप 2 घंटे बाद एक बोतल दे रहे हो, एक बोतल उसने यहां कंज्यूम कर लिया, 2 घंटे के बाद आप दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो अगला बोतल भी कंज्यूम कर लेगा, फिर से उसको प्यास लग चुकी होगी, फिर आप 4 घंटे के बाद दे रहे हो तो फिर वो अगला बोतल कंज्यूम कर लेगा। तो कहने का मतलब अगर टाइम गैप होगा तो ये जो लॉ है ये अप्लाई नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि कभी भी उसको ऐसी सिचुएशन तो आएगी नहीं जब वो कहेगा नहीं नहीं बस हो गया। क्यों, क्योंकि आप टाइम गैप दे रहे हो, आप बोलोगे एक एक दिन के बाद तुम्हें बोतल देंगे, एक एक दिन के बाद या एक एक घंटे के बाद या 2-2 घंटे के बाद या 5-5 घंटे के बाद, मतलब कुछ भी आपने टाइम गैप अगर रख दिया तो उस केस में ये लॉ नहीं लग पाता, क्योंकि लॉ की तो सिचुएशन यही है कि आप एक साथ दिए जा रहे हो और तब बोल रहे हो कि देखें जरा बंदा कब बोलता है कि बस बहुत हो गया। तो इसलिए एक ये बुराई है कि भाई साहब यहां पे बात की जा रही है कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन की। अब अगेन प्रैक्टिकली क्या ऐसा पॉसिबल होता है, नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकली कंजम्पशन के बीच में टाइम गैप या इंटरवल आपका होता ही होता है। देयर शुड बी नो टाइम गैप और इंटरवल बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट
and the other another unit. That is, there should be a continuous consumption. लगातार बंदा खाते जाएगा या पीते जाएगा या कपड़े पहनते जाएगा, उस सिचुएशन में ये रूल आपका एप्लीकेबल होगी। या कोई अगर सोप ले रहा है तो सोप लेता जाएगा, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। नाउ द लॉ फेल्स इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स। अगेन ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि प्रेस्टिजियस गुड्स के ऊपर ये लॉ नहीं लगता, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि मनी वगैरह पे नहीं लगता, हॉबीज वगैरह पे नहीं लगता। सेम बात हो रही है यहाँ पे कि अगर प्रेस्टिजियस गुड्स है, मतलब प्रेस्टिजियस गुड्स में उनको पैसों से फर्क नहीं पड़ता, वो तो चमकाने के लिए ले रहे हैं ना, तो ऑब्वियस ही बात है अगर प्रेस्टिजियस होगा, जैसे कि गोल्ड डायमंड की बात होगी, तो उस केस में आपका ये लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि एक बंदे ने अगर डायमंड खरीदा है तो ऑब्वियस ही बात है वो दोबारा भी डायमंड खरीदेगा, और वो महंगा भी होगा तो भी हो सकता है उसकी यूटिलिटी ज्यादा हो जाए, क्योंकि अब उसको चमकाना और है, अब उसको और चमकाना है, तो वो और चमकाने के लिए वो ज्यादा पैसे भी दे देगा, उसकी यूटिलिटी वहां पे ज्यादा हो सकती है। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी, ये जरूरी नहीं है इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स। साथ ही में इन केस ऑफ हैबिचुअल गुड्स का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपको अल्कोहल की आदत लग गई है तो ऑब्वियस ही बात है उस केस में आपका ये लॉ नहीं लगेगा। आपको सिगरेट की आदत है तो आपको इसका मतलब ये लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा उस सिचुएशन में। द लॉ में नॉट अप्लाइड टू आर्टिकल्स लाइक गोल्ड, कैश, डायमंड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स का पार्ट हो गए, वेयर अ ग्रेटर क्वांटिटी में इंक्रीज द यूटिलिटी रेदर देन डिमिनिश इट। मतलब कि यहाँ पे आपके पास 4 डायमंड है तो आप कह रहे हो नहीं अब तो और चाहिए मेरे को, मेरी यूटिलिटी और बढ़ गया, महंगा मिलेगा तो भी लूंगा। या आप जैसे आप बात करते हो रेयर कलेक्शंस की, रेयर कलेक्शंस का मतलब क्या है कि आपके पास कोई सीनरी का शौक है, आपको पेंटिंग का शौक है, तो पेंटिंग आपके पास 10 इकट्ठी हो गई, अब 11वीं पेंटिंग आपको और महंगी भी मिलेगी इस 10 के मुकाबले, तो आप बोलोगे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को इसको सपोज 50 पूरे करने हैं, या मेरा कोई हॉल है उसके अंदर मेरे को 50 की रिक्वायरमेंट है, मुझे उसको वहां फिक्स करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसी चीजें हैं जहां पे आप पैसों के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, आपका एक डिजायर गोल है, आपका एक प्रेस्टिजियस फैक्टर है, एक सोशल स्टेटस है, आप उसके पीछे लगे हुए हो। इट ऑल्सो फेल्स टू अप्लाई इन केस ऑफ हॉबीज, अल्कोहल, सिगरेट, रियल कलेक्शंस। इन सिचुएशन में भी आपका एप्लीकेबल नहीं होता। दीज आर नॉट प्रेस्टिजियस, दीज आर हैबिचुअल। इसको आप कह सकते हो कि आपको आदत है इन चीजों की, तो उनके ऊपर भी आपका ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। अगला आता है केस ऑफ रिलेटेड गुड्स। केस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या हो गया, तो रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि आपने पीछे देखा कि ये क्या कहता है कि भाई से यूटिलिटी हर किसी की काउंट करनी है, सब कॉम्प्लीमेंट्री का अलग कोई कॉन्सेप्ट ये मान के नहीं चलते। ये आपने पीछे भी असम्पशन देखी थी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री को इग्नोर करते हैं, ये रिलेटेड गुड्स को मानते नहीं है। यूटिलिटी इज नॉट इन फैक्ट इंडिपेंडेंट, द शेप ऑफ द यूटिलिटी कर्व में बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ आर्टिकल, जैसे कि सब्स्टिट्यूट होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। मतलब कि अगर कोई सब्स्टिट्यूट है तो ऑब्वियस ही बात है आपकी यूटिलिटी कर्व अलग हो जाएगी। किसी भी प्रोडक्ट की आपको लेट्स से कोक चाहिए, कोक की आपकी यूटिलिटी एक होगी, लेकिन अगर आपको साथ में पेप्सी अवेलेबल होगा तो आपका यूटिलिटी कर्व फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्राइसिंग उसकी प्राइसिंग में डिफरेंट हो सकता है। या फिर अगर ये अनअवेलेबल है तो इसके थ्रू आप भागोगे, ये अनअवेलेबल है तो आप इसके थ्रू भागोगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं अगर सब्स्टिट्यूट होगा तो। कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो भी इसका अफेक्ट आपके कर्व के ऊपर पड़ेगा, आपकी जो यूटिलिटी कर्व है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। लेकिन आपका जो ये लॉ है ये इसको इग्नोर करके चलता है। द यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द टी मे बी सीरियसली अफेक्टेड इफ नो शुगर अवेलेबल। मतलब कि जो टी से आपको यूटिलिटी मिलेगी, अगर शुगर ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपका ये अफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री का पार्ट हो गया। वैसे यूटिलिटी ऑफ अ बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक विल बी अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश जूस। अगर जूस जो है वो अवेलेबल है तो उस केस में ऑब्वियसली बात है जो सॉफ्ट ड्रिंक की यूटिलिटी होगी वहां पे अफेक्ट करेगी, क्योंकि जिसकी पानी की चार्ज सॉफ्ट ड्रिंक की होगी उसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो फ्रेश जूस में स्विच कर जाएंगे, तो इसलिए इसका फर्क यहां पे पड़ता है ना। बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। अब ये क्या है सर, ये वो है जो आपने लास्ट वीडियो में देखे थे 4 एजम्पशंस। तो 4 एजम्पशंस जब हमने शुरू किया था तभी हमने देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इन 4 एजम्पशन के साथ चलता है, और इस लिमिटेशन में बताया गया कि ये चारों के चारों जो एजम्पशंस हैं ये कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक हैं, इसलिए ये इसके लिमिटेशन का पार्ट बनते हैं। द एजम्पशंस ऑफ कौन कौन से थे, कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी को आप न्यूमेरिक में, आप उसको न्यूमेरिक फॉर्म में मेजर कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, एडिशंस वगैरह कर सकते हो। ये एजम्पशन भी अनरियलिस्टिक है। किसी की यूटिलिटी को आप कैसे लेके आओगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, हर किसी की यूटिलिटी अलग अलग होगी, तो ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। वो हमने जब पढ़ा था तभी देखा था, वहां पे भी लिखा था कि ये अनरियलिस्टिक है, क्योंकि मनी जैसे जैसे कम होता जाएगा, जैसे जैसे घटता जाएगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी बदलती जाएगी, वो कांस्टेंट नहीं रहती है। कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन जो कि हमने यहां देखा, ये असम्पशन भी बिल्कुल नकली वाला है। तो वैसे कोई कॉन्टिन्यूअसली कंजम्पशन करता रहेगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई साहब, ब्रेक तो लेगा ना, टाइम गैप तो होगा उसके अंदर, लेकिन टाइम गैप होगा तो ये लॉ लगेगा ही नहीं। और अगला है कंज्यूमर रेशनैलिटी। कंज्यूमर रेशनैलिटी का मतलब कि वो रेगुलर परचेज करता रहेगा, परचेज करेगा, फिर दोबारा परचेज करेगा, फिर दोबारा परचेज करेगा, जब तक कि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाती है। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, हो सकता है उसके पास उतने रिसोर्सेज ना हो,
कि वो सेटिस्फेक्शन पा सके, तो वो कॉन्टिन्यूअस अटेम्प्ट नहीं कर सकता है, वो रेशनल नहीं हो सकता है वहां पे। तो कहा जा रहा है कि ये जितने भी असम्पशन यहाँ पे आपको बताए गए हैं ऑल आर अनरियलिस्टिक, जो कि इस लॉ का लिमिटेशन बनता है। तो ये 6 आपको यहाँ पे लिमिटेशंस बताए गए हैं जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको इसको ध्यान रख के चलना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये तो है ही, बट ये मेरे ख्याल से सिंपल है, सिंपल कि आपने अगर इसको सुन लिया एक आध बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। लेकिन इसको याद करना, मतलब इसके लिमिटेशन को, ये कॉन्सेप्ट तो आपको याद हो गया, ये कॉन्सेप्ट तो अगर आपने सही से सुना है तो आपको यहीं पे याद हो चुका है, लेकिन ये लिमिटेशंस पॉइंट बाय पॉइंट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जब ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन फ्रेम होगा तो उसके अंदर इन लिमिटेशंस का जिक्र अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। ऑल्दो प्रैक्टिस करेंगे उसकी, लेकिन फिलहाल आपको इसको याद करके चलना है, ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। नेक्स्ट इसी का छोटा भाई आएगा कंज्यूमर सरप्लस, इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का ही पार्ट है, कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।